दोपहर के 3 बज गया। मुझे अब अजय की चिंता सता रही थी। मेरे दिमाग में पैसों को लेकर अपनी कहानी चलने लगी, क्योंकि 50 लाख रुपए कम नहीं होता। मैं हर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह दिमाग को शांत रखूं, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपना पर्स उठाया और पुलिस स्टेशन में अजय की गुमशुदा होने की रिपोर्ट करने के लिए निकली। बिल्डिंग से बाहर आकर ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी अचानक एक ऑटो मेरे सामने रुकती है। मैं एकदम से राहत की सांस ली, क्योंकि उसमें अजय बैठे थे। मैंने अजय को गले लगा लिया और रोने लगी। मैंने पूछा, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गई। एक फोन भी नहीं किया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। अजय ने मुझे अपने से अलग किया। हम दोनों घर के अंदर आ गए। अजय ने मुझे अपने बगल में सोफा पर बिठा दिया, मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और कहा कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें धोखा देकर पैसे लेकर भाग गया। मुझे आप पर पूरा भरोसा था। आप मुझे धोखा नहीं देंगे। अजय ने सिगरेट जलाई। मुझसे माफी मांगते हुए कहा, मेरा फोन टूट गया था, इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। अब से तुम जब भी जहां भी जाओगे मुझे साथ ले चलना। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर चलेंगे। मैं रेडी हो गई और अजय मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया। वहां पर पहले हमने खूब दारू पी और फिर उसके बाद में खाना ऑर्डर किया। हम दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, तब वहां पर उनका दोस्त साहिल भी आ गया। अजय ने बताया कि ये रेस्टोरेंट साहिल का है। अजय मुझे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले गया, पर बहुत थक जाने की वजह से मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मेरी जब आँख खुली तो मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द था और मैं ठीक से देख भी नहीं पा रही थी, और एक नर्स मेरा चेकअप कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, पर फिर से बेहोश हो गई। मुझे जब फिर से होश आया तब कुछ डॉक्टर ने मुझे सिर्फ आराम करने को कहा। मैंने पूछा, मुझे क्या हुआ है? मेरी पति कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर ने बताया कि मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। कुछ लोग आए थे जो मुझे यहाँ एडमिट करके गए हैं। मैंने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? तो डॉक्टर ने बताया कि ये कोंकण का एक छोटा सा गांव है। डॉक्टर ने कहा, पूरे 2 हफ्ते बाद मुझे होश आया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। मैं अपने पति के साथ मुंबई में थी, कोंकण इतनी दूर कैसे आ गई? मैंने बैठने की कोशिश की, पर मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वहां पर गहरा जख्म था। मैंने डॉक्टर से पूछा, ये क्या हुआ है? तो डॉक्टर ने बताया कि किसी ने चाकू से वार किया है। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ आराम करने को कहा, पर मेरा दिमाग बहुत सारे सवाल लिए खड़ा था। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ कौन लाया? तो डॉक्टर ने उसे अगले दिन बुलाया। वो एक मछुआरा था जिसने मुझे नदी के किनारे से बचाया था। मैंने पूछा, मेरे साथ मेरे पति भी थे, वो कहाँ है? उसने बताया, सिर्फ मैं अकेली किनारे पर बेहोश थी। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। मुझे 1 महीना लग गया ठीक होने में। कोंकण के प्लेटफॉर्म से मुंबई के लिए टिकट लिया और मुंबई आकर सबसे पहले घर आ गई। घर का फ्लैट पर ताला था, तो मैंने वॉचमैन से बात की तो उसने बताया कि 1 महीने पहले अजय यहाँ से जा चुका है। मैंने वॉचमैन के मोबाइल से अजय को फ़ोन ट्राई किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं ऑटो पकड़ी और साहिल के रेस्टोरेंट गई। वहाँ पता चला कि वो वहाँ का एक मैनेजर था और वो दुबई चला गया है। मैंने उसका दुबई का नंबर मांगा, पर कुछ पता नहीं चला। मेरे ज़हन ने एक बात मान लिया था कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं रिया के पास गई तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मैंने सबसे पहले खाने के लिए कहा, क्योंकि 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद रिया ने अपने सवाल की लाइन लगा दी कि मैं कहाँ थी और अन्ना के लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। उसने गुड्डू को भी बहुत मारा है और तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। क्या किया है ऐसा तूने? मैं चुपचाप बिस्तर पर गई। उससे कहा, अभी मुझे आराम करना है, क्योंकि अगले दिन मुझे सबसे पहला काम अजय को ढूंढना था। अगले दिन मैं अन्ना के पास गई और अन्ना को अपनी सारी स्टोरी सुनाई। अन्ना गुस्से में आकर मुझ पर बंदूक रख दिया, क्योंकि बात 50 लाख की थी। मैंने अन्ना से कहा कि मुझे मारकर कुछ नहीं होगा, लेकिन हम दोनों अजय को ढूंढ सकते हैं। वैसे अन्ना का गिरोह बहुत बड़ा है और उसके बहुत सारे गैर कानूनी काम था, ड्रग्स, लड़कियां सप्लाई करना और किडनैपिंग।
अन्ना ने मुझे कहा कि मैं तुझे एक शर्त पे जिंदा रखूंगा, तुझे मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। एक आदमी ऑफिस में आया, उसका नाम विशाल था। मुझे अपने साथ एक जगह पर ले गया। वो मुंबई से काफी दूर था। मैं वहां 2 हफ्ते तक थी। अन्ना और उसके साथ एक और आदमी था जो हट्टा खट्टा था, बॉडी बिल्डर जैसा था। अन्ना ने कहा कि ये लड़की आपके काम आएगी। इसका पति ने इसे धोखा देकर भाग गया। पहले मैं इसे जान से मारने वाला था, पर आपकी याद आ गई तो इसलिए मैं इसे आपके यहाँ ले आया। मैंने अन्ना से पूछा कि ये कौन है। उसने बताया, टोनी नाम है साहब का। टोनी मुझे छोड़कर सबको बाहर जाने के लिए कहा। मैं जानता हूँ तू कौन है और कहाँ से आई है और तेरे साथ क्या हुआ है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो कौन था जिसने तुझे और अन्ना को बेवकूफ बनाया। मैंने कहा, मुझे इस हरामखोर का पता मिल सकता है? मिलेगा, सब्र रखो। पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा? टोनी ने एक फोटो निकाला जो बिजनेसमैन का था। कुछ दिन पहले इसने अपने पार्टनर को जान से मार दिया, पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए इसे सजा नहीं मिली। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी लड़कियां है। इसे रोज एक नई लड़की चाहिए, इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे ही होंगे। जब ये गहरी नींद में होगा तो उसके सारे राज उसके मोबाइल फोन से निकालकर इस पेन ड्राइव में ले लेना। पर ध्यान रखना, अगर तुम पकड़ी गई तो वो तुम्हें टॉर्चर करके जान से मार देगा। इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? ये तो कोई भी कर सकता है। टोनी ने कहा, इसमें बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए तुम्हें चुना गया है। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारे 3 महीने की ट्रेनिंग है, इसके बाद तुम्हें भेजा जाएगा। अगले दिन सुबह 5 बजे मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहले मुझे दौड़ लगानी थी, उसके बाद जिम में घंटों तक, फिर नाश्ता, उसके बाद मुझे पढ़ाया जाने लगा। शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर फिर धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। 3 महीना गुजर गया और अब बारी थी फील्ड पर उतरने की। टोनी ने सारी तैयारी कर रखी थी। मुझे जाकर पहले उसे दोस्ती करनी थी। मैंने टोनी से कहा कि वो अगर इतना पैसे वाला है तो मुझसे दोस्ती क्यों करेगा। टोनी ने कहा, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, बाकी सब हो जाएगा। मैं अगले दिन रेडी होकर मूरे क्लब गई। अन्ना ने मेरे साथ विशाल को भी भेजा था ताकि वो मेरी मदद कर सके। विशाल ने इशारा करके बताया कि वो आदमी है। मैंने देखा, उसके आसपास ऑलरेडी बहुत सी लड़कियां थी और उसकी बॉडीगार्ड बंदूक लिए उसकी हिफाजत कर रहे थे। राजीव, जो मेरा टारगेट था, उसकी उम्र लगभग 65 साल की होगी और फिटनेस अभी अच्छी थी। मैंने विशाल को कहा कि प्लान याद रखना, मैं काउंटर पर जा रही हूँ। बारटेंडर से मैंने अपने लिए वोडका मांगा। 2 बार मैं पूरा ग्लास खत्म कर दिया। फिर से ऑर्डर किया, इस बार थोड़ा हार्ड लिया और डांस फ्लोर पर जाकर रैंडम डांस करने लगी। मेरी नज़र राजीव पर भी कभी कभी चली जाती थी। वो भी शराब में डूबा था, म्यूजिक भी लाउड था। मैंने विशाल को इशारा किया कि शुरू करते हैं। विशाल मेरे पास आया, मुझसे चिपक कर डांस करने लगा। मैंने उसे धक्का देकर दूर हो गई। वो फिर मेरे पास आया। मैंने इस बार उसे धक्का दिया और मैं राजीव के टेबल के थोड़े करीब जाकर डांस करने लगी। विशाल मेरे पास आया, मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। विशाल ने भी मुझे मारा और हम दोनों में मारपीट शुरू हो गई। विशाल ने मुझे राजीव के टेबल की ओर धक्का दे दिया। मैं गिरने वाली थी कि राजीव ने मुझे संभाल लिया। राजीव ने इशारे से बॉडीगार्ड को कहा, विशाल को क्लब से बाहर निकाला जाए। म्यूजिक बंद हो गया था। राजीव ने मेरा हाथ देखा जिसमें से बहुत खून बह रहा था। राजीव ने मुझे एक हॉस्पिटल ले गया जहां मेरा इलाज किया। 1 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। राजीव मेरे पास बैठ गया और उसने मुझसे पूछा, कौन था वो? मैंने बताया, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है, फिर भी वो मेरा पीछा कर रहा है और एक अच्छा इंसान नहीं है। राजीव ने कहा, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने उससे मना किया, लेकिन प्लान के मुताबिक अब मैं उसके साथ उसकी कार में बैठ चुकी थी। राजीव इतना बड़ा ठरकी था कि वो मेरे पास चिपक कर बैठ गया। मैं थोड़ा उससे दूर हो गई। कुछ टाइम बाद मेरा घर आ गया। मैंने उसे थैंक्स बोलकर कार से बाहर आ गई।
राजीव ने मुझे आवाज दी और मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बता दिया और राजीव ने बिना पूछे ही अपने बारे में सब कुछ उगल दिया। उसने कहा कि एक हफ्ते पहले ही वो 10 साल बाद इंडिया में परमानेंट शिफ्ट हो रहा हूँ। मेरी जो वाइफ थी यही रहकर सारा काम देख रही थी, इसलिए अब मैं भी यहाँ हूँ। उसने मुझसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने भी हाथ मिला लिया। ये आज के प्लान का हिस्सा नहीं था, पर जो सोचा था वैसा ही हो रहा था। मैंने राजीव से अपना नंबर शेयर किया, गुड नाइट कहकर अपने फ्लैट में आ गई। प्लान के मुताबिक उसका अगले दिन फोन आना था। मैं पूरा दिन इंतजार करती रही पर उसका फोन नहीं आया। 2 दिन हो गया, अब हफ्ता गुजर गया, पर कोई फोन नहीं आया। मैंने सोचा क्यों ना खुद ही फोन कर लूं, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब राजीव के फोन का इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर 2 हफ्ते बाद राजीव का फोन आ गया। मैं थोड़ा घबरा गई। नॉर्मल होते हुए उसका फोन उठा लिया और नाटक करते हुए पूछ लिया कि आप कौन हो। राजीव ने फिर से अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसी रात वाली पूरी स्टोरी सुना दी। मैंने भी झूठी हंसी के साथ बातचीत करने लगी। कुछ मिनट के बातचीत के बाद राजीव ने मुझे क्लब में इनवाइट कर दिया और मैं आने के लिए रेडी हो गई। अब इंतजार था कि उसके बेड तक पहुंचने की।